हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी और ग्रुप 2 के लिए आज बहुत शानदार वीडियो लेके आई हूँ मैं। इसमें हम विज्ञान के प्रश्ननिष्ठ पढ़ेंगे। करीब 30 से 42 प्रश्न इसमें रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न ऐसे हैं जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जहाँ से प्रश्न लिए जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न बनेंगे, कुछ प्रश्न नहीं बनेंगे। जो प्रश्न नहीं बनते उनको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी किसी भी कॉपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 31, 32, 29 या 30? तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 29। याद रखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं? 29 हड्डी मनुष्य की खोपड़ी में होती है। खोपड़ी है, खोपड़ी में कितनी हड्डी हैं? खोपड़ी में 29 हड्डी हैं। ये खोपड़ी है, इसी को खोपड़ी बना लो। और इसमें कितनी हड्डियां हैं? इसमें 29 हड्डियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन। इसमें से किसने कैथोड किरणों की खोज की थी? तो कैथोड किरणों की खोज की थी, देखिए इसमें से मैं आपको, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और कैथोड किरणों की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। सभी का याद रखिएगा। आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। परमाणु मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। तो इस प्रकार से चारों का ही याद रखिएगा, किसने किसकी खोज की। इलेक्ट्रॉन और कैथोड। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया था। चैडविक ने किसकी की थी? न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। गोल्डस्टीन की किसने की थी? प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी। परमाणु जो रहता है, परमाणु बीच में परमाणु का एक नाभिक रहता है, जो बीच का जो नाभिक होता है वो धन आवेशित होता है। उस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश होता है, मतलब शून्य होता है, न्यूट्रल होता है। उस पर कोई भी ना धन होता है ना ऋण होता है, वो एक न्यूट्रल होता है, इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन है। और परमाणु के चारों तरफ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और जो कैथोड किरणें होती हैं वो भी ऋणात्मक किरणें होती हैं। दो प्रकार की किरणें जो होती हैं निकलती हैं, एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड। जो कैथोड किरणें होती हैं उस पर रहता है माइनस आवेश, और जो एनोड किरणें रहती हैं वो प्लस आवेश से रहती है। एनोड किरणें प्रोटॉन से निकलती हैं और कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल, जैसे कि ये Q1 है और ये Q2 है, ये दो आवेश हैं और इनके बीच का एक बल है। बल मतलब क्या है? F अपने पहले के मान का 1/4 कम होता है। जो उनका जो इन दोनों के बीच का जो बल है वो अपने पहले, जो उनका पहला जो मान होगा उसका 1/4 कम होता है जब उनके बीच की दूरी दुगनी हो जाती है। जब इनकी बीच की दूरी को, अभी जैसे मान इनका 4 है और इनके बीच की दूरी 1 है, अगर इनके बीच की दूरी 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इनका जो मान होता है वो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। मतलब 4 का 1/4 मतलब मान 1 हो जाएगा। तो ये कौन सा नियम कहता है? कूलाम का नियम, पाल्स का नियम, स्टीफन का नियम, कौन सा नियम ये कहता है? तो ये कहता है कूलाम का नियम। कौन सा कहता है? कूलाम का नियम का सूत्र अगर देखा जाए तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R², ये कूलाम का नियम होता है। और कूलाम के नियम में क्या बोल रहे हैं कि यदि बीच की दूरी है, नीचे जो R दिया है ये दूरी को मापते हैं और बोल रहे हैं अगर बीच की दूरी को हम दुगना कर दें, मतलब इसको अगर हम दुगना कर दें तो ये वाला जो मान है, जो F का मान है, वो क्या हो जाएगा? वो 1/4 कम हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सब प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये स्क्वायर में है, तो ये इसका 1/4 कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जस्ता की पतली परत कोटिंग करके लोहे को जंग से बचाने की विधि को क्या कहा जाता है? जब जस्ता की किसी भी धातु पर, जब जस्ता मतलब होता है जिंक,
तो जिंक की जब पतली परत कोटिंग कर कर लोहे को जंग से बचाने के लिए लगाई जाती है। किसी भी गेट पर अगर लोहा का गेट होता है, उस पर जंग लग जाती है, तो उसको बचाने के लिए या तो हम पेंट करते हैं या उसको जस्ते की पतली परत उस पर चढ़ा देते हैं। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वनाइजेशन कहलाती है। गैल्वनाइजिंग ये प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? देखो, फॉलिक एसिड बिल्कुल है, थायमीन भी है और राइबोफ्लोविन भी है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, बल्कि ये विटामिन सी का सदस्य है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। बाकी फॉलिक एसिड, थायमीन और राइबोफ्लेविन ये विटामिन बी के सदस्य हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाई ये दी जाती है, आपने देखा होगा। फ्रेंड्स, ये मेरे पटवारी के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें टोटल आपको 10 बुकलेट मिलती हैं। टोटल 10 बुकलेट में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर रहता है और साथ में आपको हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप देते हैं। इस ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं, शॉर्टकट की, मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में आए गए पेपर्स की तैयारी। इसके अलावा मैं कम से कम एग्ज़ाम तक आपको हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ वीडियो के थ्रू। उन सब की PDF भी वहाँ पे फ्री दी जाती है, वहाँ पे आपकी तैयारी की जाती है। ये ग्रुप आपके लिए कोचिंग का काम करेगा। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे ये 6260190944 पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। भारत में कहीं भी आप रहते हों, आपके पास ये डिलीवर हो जाएंगे। बहुत सरल भाषा में ये 10 वॉल्यूम को तैयार किया गया है, टू द पॉइंट है, ज़्यादा इधर उधर भगने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बस आपको यही पढ़ना है और हमारे ग्रुप में दी गई तैयारी करना है। ग्रुप में ही आपको करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी। निम्न में से किस रक्त वाहिकाओं का सबसे छोटा व्यास होता है? वेन्यूल्स, लसिका, केशिका या आर्टेरियोल्स? तो किस रक्त वाहिकाओं का सबसे छोटा व्यास होता है? तो केशिका का होता है। किस रक्त वाहिका का सबसे छोटा व्यास होता है? तो केशिका का जो व्यास होता है वो सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, केरोसिन का द्रव्यमान घनत्व क्या होता है? केरोसिन का द्रव्यमान, केरोसिन आपने देखा होगा, जो मिट्टी का तेल होता है केरोसिन, तो उसका घनत्व कैसा होता है? पानी से कम होता है, पानी के समान होता है या पानी की तुलना में अधिक होता है? तो केरोसिन का जो घनत्व होता है, आपने केरोसिन देखा होगा, तो घनत्व की बात कर रहे हैं और यहाँ पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी का घनत्व केरोसिन से अधिक होगा। द्रव्यमान घनत्व बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान घनत्व केरोसिन का अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी फूल के बीच स्पर्श करते हैं, फूल है उसके बीचों बीच आप स्पर्श करेंगे, जहाँ पर मेन जो बना हुआ होता है पूरा फ्लावर, तो आपकी उंगलियों पर एक पीली पीली सी धूल दिखाई देगी। जब भी आप किसी फूल को स्पर्श करते हैं, तोड़ के जब भी फूल तोड़ते हैं, तो ये छोटे छोटे पीले दाने प्रकृति में सबसे कीमती पदार्थों में से एक है, क्योंकि इनमें पौधे के जीवन का रहस्य है। इस धूल को क्या कहा जाता है? इस धूल को कहा जाता है पराग। क्या बोला जाता है? इस धूल को जो फूलों पे आपको पीला पीला दिखाई देता है, वो क्या कहा जाता है? वो पराग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या बोला जाता है? साइजोफाइट, जेरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट या हेलोफाइट? तो हेलियोफाइट, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को कहा जाता है हेलियोफाइट्स। क्या कहा जाता है? सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को हेलियोफाइट्स कहा जाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती जाएगी, महत्वपूर्ण अपडेट मिलते जाएंगे, जहाँ और आपको मेरे स्टेटस शो हो सकेंगे, जहाँ पे आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तैयारी भी मैं कराने वाली हूँ। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? कलेजी का, ऊतक का, हीमोग्लोबिन का या हड्डियों का? तो जो हिस्टोलॉजी जो अध्ययन है वो ऊतकों का अध्ययन है। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन संतृप्ति को प्रभावित नहीं करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान या DPG? कौन नहीं करता हीमोग्लोबिन संतृप्ति को प्रभावित? नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं करता, बाकी के तीनों करते हैं। कौन सी एक बड़ी रक्त वाहिका है जो हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, केशिका, तंत्रिका, नस या धमनी? तो धमनी एक बड़ी रक्त वाहिका है जो हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है। कौन सी है?
धमनी है जो हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस के प्रयोग की सलाह दी जाती है? अवतल लेंस की सलाह दी जाती है। और आपसे पूछे दूरदृष्टि के लिए किसको दी जाती है, तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस की सलाह दी जाती है। आपसे बोलें कि दाढ़ी बनाते समय कौन से मतलब लेंस का उपयोग किया जाता है, कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो गाड़ी बनाते समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाते समय। और गाड़ी चलाते समय कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो गाड़ी चलाते समय उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये चारों फैक्ट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कई सालों के लिए प्रजातियों की एक बड़ी संख्या के पराग अनाज स्टोर के लिए संभव है। किस रूप में? द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन या द्रव नाइट्रोजन। क्या बोल रहे हैं? कई सालों के लिए प्रजातियों के बड़ी संख्या के पराग अनाज स्टोर के लिए संभव है। किस रूप में? द्रव नाइट्रोजन में। किस में? द्रव नाइट्रोजन में। किसी ठोस के द्रव्यमान के दुगना हो जाने से उसका घनत्व क्या होगा? अगर द्रव्यमान दुगना हो जाएगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? देखो, किसी चीज़ का भार अगर ज़्यादा है तो घनत्व उसका ज़्यादा होगा, और अगर उसका द्रव्यमान भार को अगर अपन बढ़ा देंगे तो घनत्व क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो द्रव्यमान दुगना करने पर घनत्व क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश की वायु स्थिर होती है? परिवेश की जो हानि दर है, जो परिवेश का क्षय हो रहा है, कितनी हो जाएगी कि उस स्थिति पर परिवेश की वायु स्थिर हो जाएगी? तो वो है हाइपर एडियोबेटिक। कितनी हो जाएगी? हाइपर एडियोबेटिक हो जाएगी। सॉरी, सुपर एडियोबेटिक है। सुपर एडियोबेटिक है। परिवेश की ह्रास दर अगर सुपर एडियोबेटिक स्थिति में पहुंच जाती है, परिवेश की जो ह्रास दर है अगर वो सुपर एडियाबेटिक स्थिति में पहुंच जाती है तो परिवेश की वायु उस समय क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। कौन सी? सुपर एडियाबेटिक पहुंच जाती है तो परिवेश की वायु क्या होती है? स्थिर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, फैराडे किसकी इकाई है? प्रतिरोध की। देखो, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। धारिता की इकाई, अगर धारिता क्या होता है? किसी चीज़ को धारण करने की क्षमता। जैसे कि आपका जो ग्लास होता है, सपोज करो आपका एक ग्लास है और गिलास जो है 1 लीटर का है ग्लास। अब लीटर तो नहीं होता है ग्लास, तो मिलीलीटर का होता है क्योंकि ग्लास में कम पानी आता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ कि ग्लास में 1 लीटर अगर पानी आता है, कोई ग्लास है ऐसा, तो ग्लास की जो धारिता हो जाएगी वो 1 लीटर हो जाएगी। तो धारिता क्या होती है? किसी को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो धारिता कहलाती है। कि उस पात्र में कितना चीज़ आ सकता है, मतलब उसकी धारण करने की क्षमता। तो फैराडे किसकी इकाई है? फैराडे धारिता की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, पेप्सिन या रेनिन। तो देखो, ट्रिप्सिन भी एंजाइम है, पेप्सिन भी एंजाइम है और रेनिन भी है। ये प्रोटीन के अपचक एंजाइम है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन जो है वो दूध का पाचन करता है। गैस्ट्रिन जो है एंजाइम नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक ऑक्सी एसिड नहीं बनाता, मतलब ऑक्सीजन के साथ अम्ल नहीं बनाता है? सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, इनमें से कौन नहीं बनाता है ऑक्सी एसिड? तो देखो, सल्फर तो बनाता ही है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, क्लोरीन भी बनाता है और हाइपोक्लोराइड बनाता है, नाइट्रोजन भी बनाता है, लेकिन ऑक्सी एसिड कौन नहीं बनाता है? फ्लोरीन ऑक्सी एसिड। कभी फ्लोरीन के साथ आपने नहीं पढ़ा होगा कि फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, या फ्लोरीन के साथ कोई भी आपने यौगिक का नाम नहीं पढ़ा होगा। तो क्या एक ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? तो फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? विद्युत रोधक, सुपर कंडक्टर, आंतरिक सेमीकंडक्टर या बाह्य सेमीकंडक्टर। तो क्या बोल रहे हैं कि जब जर्मेनियम की जाली में आर्सेनिक के परमाणु डाले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। कंडक्टर मतलब होता है चालक, जिसमें से जो चालन है संभव होता है वो चालक कहलाता है। ये सुपर कंडक्टर है, मतलब सुपर चालकता बन जाएगा। अगर जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक के परमाणु डाले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सुपर कंडक्टर वो
बन जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक ऑक्सी एसिड नहीं बनाता? हमने अभी पढ़ा है, फ्लोरीन नहीं बनाता। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रचक्रण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन और इलेक्ट्रॉन। देखो, प्रोटॉन में धनावेश होता है, मेसॉन इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है। न्यूट्रॉन जो है, मैंने अभी ऊपर परमाणु के बारे में आपको बताया था कि न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन नाम इसलिए ही पड़ा है क्योंकि न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश होता है, वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, जीरो भी नहीं, कोई भी आवेश नहीं होता, वो उदासीन होता है, इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जैविक ऑक्सीजन मांग को खालिस्तान के एक मानक माप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैविक ऑक्सीजन मांग, बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब जैविक ऑक्सीजन माप। ये क्या मापता है? तो ये जल प्रणाली में ऑक्सीजन का स्तर मापता है। क्या नापता है? जल प्रणाली में ऑक्सीजन का स्तर। फ्रेंड्स, एग्जाम तक आपके ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस में करा दूंगी, और मेरा जो ग्रुप है पटवारी का, वहाँ भी मैं बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो आप लोग इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। मोह स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मोह स्केल का उपयोग पदार्थ की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। मोह स्केल का उपयोग क्यों किया जाता है? पदार्थ की कठोरता, पदार्थ कितना कठोर है उसका मापन मोह स्केल के द्वारा किया जाता है। कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? मंगल, बृहस्पति, बुध या शुक्र? बृहस्पति तेज घूमता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं और कुछ धातुएं तन्य होती हैं। तो इसका आंसर है सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए ज़्यादातर धातुओं में, तो वो उनमें तन्यता का गुण पाए। तन्यता मतलब उनको खींच सकते हैं। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक है? ऊपर वाला ही दिख रहा है, वायु प्रदूषक मोटर गाड़ियों से निकलता है जो, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? वायु प्रदूषक होता है। निम्न में से कौन कथन चयापचय के बारे में सत्य नहीं है? तो चयापचय के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? कि ये बोल रहे हैं कि वयस्कों की तुलना में छोटे लोगों में आमतौर पर धीमा उपापचय या चयापचय होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों में जो चयापचय होती है, जो मेटाबॉलिज्म रेट होती है, वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू एडल्ट होते हैं या वयस्क होते हैं। तो उनकी कंपैरिजन में बच्चों में उपापचय या चयापचय की दर जो होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि वयस्कों की तुलना में छोटे लोगों में धीमी उपापचय होता है, तो ये गलत है। चयापचय जो होता है वो उपचय और अपचय से मिलकर बना होता है। अगला है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या होता है? तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की परिमाण में वृद्धि होती है तो ताप में वृद्धि हो जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो इसी के कारण होता है कि वातावरण में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। जैसे कि ये वर्षा की बूंद है, इस पे चारों तरफ एक तनाव काम करता है, जिसके कारण यह गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्यों हो जाता है टमाटर का लाल रंग? क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है। क्रोमोप्लास्ट उसमें पाया जाता है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है तो परिणाम क्या होता है? तो जब ही बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर पिघलता है तो कोई भी अंतर नहीं होता, पानी का स्तर अपरिवर्तित होता है। कभी भी गिलास में आप बर्फ़ डालिएगा और वेट कीजिएगा, जब बर्फ़ पिघल जाए तब वेट कीजिएगा, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों ही सेम होता है, क्योंकि बर्फ़ का भी वेट होता ही है। अगला है, ये आप कर चुके हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार। इंसुलिन की खोज किसने की थी? कॉलवेंज, लुईस पास्चर, नील्स बोर या एफ जी बेटिंग? बेटिंग ने की थी, एफ जी बेटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज। किसने की थी? एफ जी बेटिंग ने की थी। नील्स बोर ने परमाणु का मॉडल दिया था, जिसको बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी एफ जी बेटिंग ने। एक्वस वर्चेली खालिस्तान का वैज्ञानिक नाम है। एक्वस वर्चेली किसका वैज्ञानिक नाम है? तो एक्वस वर्चेली ज़ेब्रा का वैज्ञानिक नाम है। एक्वस वर्चेली किसका वैज्ञानिक नाम है? ज़ेब्रा का वैज्ञानिक नाम एक्वस वर्चेली है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है। ये इनमें से किस घटना होती है? प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विक्षेपण या ध्रुवण? व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया क्या होता है? राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया क्या होता है? राइजोबियम
होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के थ्रू MCQ से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6260190944 पर। ओके फ्रेंड, थैंक यू।